रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो जो रिवर्स हैं, ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये देखेंगे हम इसमें। साथ ही क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बस इस पे स्टिक रहेंगे हम। तो जो रिवर सिस्टम को हमने दो टाइप में बांटा, हिमालयन और पेनिनसुलर। तो पहला हिमालयन वाला देख लेते हैं। तो इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियाँ आती हैं। ठीक, ये 12मासी नदियाँ होती हैं। गहरी घाटियाँ, वी आकार की घाटियाँ, रैपिड्स, झरने, ये सब इसमें मिलते हैं। ठीक है, झरना नहीं मिलेगा आपको इसमें। फिर जैसे कोसी बिहार का शोक जो बार बार अपना मार्ग बदलती है, ये हिमालय नदी तंत्र में ही आती है। इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, तो प्राचीन नदी प्रणाली शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नामक एक शक्तिशाली नदी कभी हिमालय से होकर बहती थी। ठीक है, तो जब इंडो ब्रह्मा नदी का विघटन हुआ तो उससे पश्चिम में सिंधु प्रणाली, मध्य में गंगा प्रणाली और पूर्व में ब्रह्मपुत्र प्रणाली बनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैप होगा शायद। तो ये आपका इंडस रिवर, ठीक है, देखिए ये इंडस रिवर है, यहाँ निकल गई, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ निकल गई और गंगा नदी यहाँ निकल गई, मतलब यहाँ से निकली है, इधर से इधर आ गई। ठीक है, अभी मैप में हम आएंगे। ठीक है, तो पश्चिम में सिंधु प्रणाली हो गई, मध्य में गंगा प्रणाली हो गई, पूर्व में ब्रह्मपुत्र प्रणाली हो गई। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बाद हमें ये देखना है कि भूवैज्ञानिक घटनाएं क्या हुई। तो प्लीस्टोसीन उथल पुथल और पोटवार पठार उत्थान ने सिंधु और गंगा प्रणालियों को विभाजित कर दिया। मालदा गैप डाउन थ्रस्ट ने गंगा और ब्रह्मपुत्र को बंगाल खाड़ी की ओर मोड़ दिया। तो ये भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई, पर ऐसा कुछ आता नहीं है, तो इसमें आप ज़्यादा लोड नहीं लें। अब हिमालय जल निकासी की नदी प्रणालियाँ जो है, इसमें आपको सिंधु प्रणाली देखना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे इसको करते हैं। आपको बेसिक अगर रिवर सिस्टम आ जाए तो ये आपने बताई नदी प्रणाली। ठीक है, यहाँ पे आपकी हुई हिमालय और यहाँ पे आपकी हुई प्रायद्वीपी। ठीक है, फिर आपने हिमालय को 3 भाग में बांट दिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र में। प्रायद्वीपी को 2 भाग में बांट दीजिए, एक अरब सागर और एक बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली आप कर दीजिए नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, साथ ही इसमें आप जोड़ दीजिए माही। ठीक है, और नदियाँ जुड़ जाएंगी। फिर इधर इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार, ये सब नदी इधर जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभी हिमालय सिस्टम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हिमालय में हम इंडस वाला देख रहे हैं। अच्छा, एक इसमें क्या बनता है, हिमालय और प्रायद्वीपी में बताओ अंतर। तो एक तो यही अंतर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे लास्ट में इसको जब समअप करेंगे तो अंतर ही पढ़ लेंगे। तो सिंधु नदी प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपके कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखरचू के पास ग्लेशियर से। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित से होकर बहती है। तो देखिए ये वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होकर निकलती है, लद्दाख वाले एरिया से होकर निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले लद्दाख इधर उधर जाती है। फिर आप सिंध की प्रमुख सहायक नदियाँ हम देखेंगे, तो दाएं से क्या मिलती है, लेफ्ट से क्या मिलती है। अब देखिए आप सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट समझते होंगे, मतलब मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट नहीं। देखिए ये नदी इधर जा रही है, फ्लो इधर है, तो आप मान लीजिए इस ओर मुँह करके खड़े हैं, तो आपका राइट क्या होगा ये, आपका लेफ्ट क्या होगा ये। तो इस तरीके से तो जितनी हमारी झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, ये सब जितनी इनसे रावी इनसे जुड़ती है जा करके, सब लेफ्ट विंग है। फिर यहाँ से कुर्रम, ठीक है ना, और जो नदियाँ जुड़ती हैं वो सब राइट विंग है। तो आगे देखते हैं हम। अच्छा, इसमें सहायक नदियाँ एक बार देख लीजिए आप कौन कौन सी, जो दाएं किनारे से मतलब कि ऐसे मिल रही हैं। तो इसमें आप मान लीजिए काबुल है, फिर आप इसमें देखिए कुर्रम है, ये खुर्रम नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे तोची है, गोमल दर्रा आपने सुना होगा, ये है गोमल है, संगर है,
और ऐसे 2-3 और नदियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बाएं किनारे से जो लेफ्ट वाला साइड है, फिर इससे फिर नदियाँ मिलती है, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सिगार, द्रास, ये तमाम नदियाँ। चलिए अब देखिए, एक बार मैप देख लीजिए। अब इंडस रिवर का मैप देखिए। ये इंडस रिवर ये आपकी इंडस रिवर यहाँ से बोखरचू से निकली, ठीक, ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर से निकली, फिर आपका ये यहाँ प्रवेश करी, फिर यहाँ से ये प्रवेश करने के बाद आपका लद्दाख से प्रवेश करने के बाद ये पीओके में पहुँच जाती है। अब ये जम्मू कश्मीर वाला सीन नहीं रहा, ठीक। इसके बाद ये यहाँ से निकली, यहाँ से पाकिस्तान में पहुँच गई और फिर यहाँ से पूरा ये अरब सागर में जाके गिर गई, ठीक है। ये पूरा इंडस रिवर का कोर्स हो गया इतना, ये पूरा, ठीक। अब इसके बाद इसमें झेलम पहले, फिर चिनाब, ठीक है, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। तो आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। अब देखिए जो व्यास है ना, वो तो सतलज में जाके मिल जाती है और सतलज जा कर के फिर उसमें मिलती है। तो जो चिनाब है ये सबसे बड़ी और मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नदियों का क्रम याद रखना है। और लेफ्ट विंग वाली तो और इसके अलावा फिर वही जो इधर से जो आती हैं मिलती हैं, एक दो इनके भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और फिर ये इनको तो याद रख लिया तो हो गया आपका, तो मेन यही सिस्टम, मेन यही है, मेन यही 5 नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इंडस रिवर की सहायक नदियाँ समझ गए, इंडस रिवर की उत्पत्ति समझ गए। फिर इसके बाद आप देखिए कि पंचनद जिसको बोलते हैं, 5 नदियों द्वारा निर्मित सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये जो क्षेत्र है इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो झेलम नदी, इसकी उत्पत्ति पीर पंजाल रेंज में वेरीनाग के शेषनाग झील से होती है, ठीक है। इसके बाद चिनाब में मिलने से पहले श्रीनगर में और बुलर झील से होकर बहती है, ठीक है। तो जो जैसे झेलम बह रही है तो इसी का ही एक्सटेंशन है ये आपका, मतलब जो वुलर झील है ना, ये आपका इसी का एक्सटेंशन है झेलम का। फिर चिनाब नदी, इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के में चंद और भागा, जैसे भागीरथी और अलकनंदा से दो नदियाँ मिलकर के गंगा बनती है ना, ऐसी चंद और भागा 2 नदियाँ मिलकर के चिनाब बनाती हैं। ये 1180 किलोमीटर बहने के बाद सिंधु मिलती है। ये हिमाचल प्रदेश से उत्पत्ति होती है, झेलम की जम्मू कश्मीर से उत्पत्ति हो रही है। फिर रावी नदी, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से उत्पत्ति होती है रावी नदी की, और चिनाब में मिलने से पहले चंबा घाटी से होकर बहती है। फिर ब्यास नदी, ये भी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू घाटी के पास होकर बहती है और हरिके के पास सतलज में जाके मिल जाती है। फिर सतलज नदी जो है, ये तिब्बत में मानसरोवर के पास राकस ताल या राक्षस ताल से उत्पत्ति होती है और सीप किला के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और ये जाकर के भी चिनाब में जाके मिल जाती है। तो ये सहायक नदियाँ हो गई। इसके बाद आ जाइए गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम में आप देखिए, ये आपकी यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से आपकी गंगा नदी निकली, ये निकली यहाँ, फिर ये सब तो जो मिल रही है सब ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। ये सब ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, वितरिकाएँ हैं। ये सहायक हैं, ये वितरिकाएँ हैं, ठीक है। फिर यहाँ गई, फिर इनसे ये मिली, ये मेघना आकर के मिली और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बन गया, ठीक। तो अब एक बार देख लेते हैं, थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर मैप में आते हैं। तो जो गंगा नदी प्रणाली है वो बेसिन और सांस्कृतिक महत्व के मामले में भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। फिर आप देखिए कि हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सागर द्वीप के पास बंगाल खाड़ी में गिरती है। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी आपके, जैसे अब गंगा इधर जा रही है तो अब इसका इधर मुंह है, तो इधर मुंह है तो इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही ना उस डायरेक्शन में अपने आप को खड़ा करिए, जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड हो वो लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, जहाँ से आपका राइट हैंड जुड़े। तो देखिए जो
लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें बहुत ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय वाला रीजन है भाई साहब, तो प्रॉपर ढलाई है इधर। और राइट साइड में ज़्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं है, यहाँ सोन हो गई, टोंस हो गई, ठीक है, सोन हो गई, टोंस हो गई, इसकी दो हैं। अब बाएं तट में जैसे यहाँ पे रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से गुजरती है, फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये इधर साइड बहती हैं, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इधर एक बार मैप में देख लीजिए आप, देखिए ये आपकी गंगा नदी निकली, फिर उसके बाद ये जो नदी मिल रही है, ठीक है, ये आपकी, माफ़ कीजिएगा मैं इंक का कलर बदल लेता हूँ, ठीक है, ये आपकी जो नदी है, ये आपकी नदी है। अगर गंगा रिवर सिस्टम आ जाए तो पूरा मैप तो बनाइएगा ही, तभी जाके मज़ा आएगा, ठीक है। ये रामगंगा हो गई आपकी, फिर उसके बाद ये आपकी गोमती नदी है, ठीक है, फिर ये आपकी घाघरा नदी है, इसके बाद ये आपकी गंडक नदी है, ठीक है, फिर इसके बाद ये आपकी कोसी नदी है, इसको अरुणा नदी भी बोलते हैं नेपाल में, ठीक है। ये कोसी नदी बिहार का शोक, अब कोसी दिख रही है तो बिहारी में हो ये तो। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और नदी महानंदा है, जिसमें दिया नहीं है जिसका। फिर ये तीस्ता नदी है, ये सब किनारे को, ये तो इसका पार्ट नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ पे जैसे, अब बताओ मैंने दाएं हाथ की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना नहीं बताई, यमुना, ठीक है, ये भी कहाँ से जुड़ रही है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। तो आपका यमुना हो गई, फिर ठीक है, यमुना के बाद फिर ये तमस, टोंस नदी। जब आप इलाहाबाद जाएंगे रीवा साइड से, तो जो जो बॉर्डर एरिया आएगा इलाहाबाद रीवा का, तो जैसे आप इलाहाबाद चाक घाट पार करके फिर इलाहाबाद से आप जब रीवा प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको जो पहली नदी पुल पड़ेगा वो तमस नदी का ही पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप ये यहाँ पे सोन नदी मिलती है पटना के पास आके, तो तमस नदी, सोन नदी, यमुना नदी, ये राइट साइड की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी में इसकी एक हो गई हुगली, ठीक है, और हुगली की सहायक नदी होगी दामोदर, ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि गंगा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाला आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं, जैसे यमुना नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यमुनोत्री से, सबसे अच्छा है ना, बंदर पूछ के पास से। ये प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, आप लोग तो गए ही होंगे प्रयागराज, कई लोग गंगा नदी जगह यमुना नदी में नहाया है। दायां तट सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, अभी इसका मैप भी देख लेंगे। फिर बाएं तट से हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ठीक है, ये तमाम नदियाँ मिलती हैं। सिंचाई महत्व पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर को पानी देती है, ठीक है। तो अब देखिए यमुना नदी का आप एक बार मैप में देख लीजिए, ये देखिए, ये आपकी यमुना नदी हुई कहाँ, ये, ठीक है। अब इसमें से चंबल आकर के मिली, बेतवा आके मिली, ठीक है, फिर यहाँ केन आकर के मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे चंबल, बेतवा, केन, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंध। और उसके बाद फिर यहाँ से वरुणा वगैरह आकर के मिलती हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर चंबल रिवर है आपकी, तो जो चंबल रिवर है वो मालवा के पठार मध्य प्रदेश महू के पास से, जाना पाओ के पास से निकलती है, ठीक है, यहीं पे वो लोग बनने वाला है, परशुराम लोग। फिर कोटा राजस्थान से उत्तर की ओर बहती है और चंबल घाटी के लिए प्रसिद्ध है और यमुना में जाके मिल जाती है। फिर गंडक नदी जो है, ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा धाराओं द्वारा निर्मित है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में हिमालय से होती है और धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच बहती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा से जाके मिल जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए आपकी घाघरा नदी, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, टीला, सेती, बेरी सहायक नदियाँ हैं और छपरा में गंगा से मिल जाती हैं। कोसी तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है उत्तर में,
और मुख्य धारा इसकी अरुणा नदी है। सोन कोसी पश्चिमी और तमोर कोसी पूर्व से मिलती है इससे। फिर अरुणा विलय के बाद ये सप्तकोसी बनाती है और ये इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपकी रामगंगा नदी, ये गैरसैंण के पास गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। गैरसैंण क्या है, उत्तराखंड की समर कैपिटल है, ठीक है, समर कैपिटल। और बाकी नॉर्मल टाइम पे कैपिटल कौन है, उत्तराखंड की देहरादून। कन्नौज के पास गंगा में जाके मिल जाती है। फिर आप देखिए दामोदर नदी, ठीक, गोदावरी नदी से कंफ्यूज नहीं होना दामोदर नदी को, बहुत लोग होते हैं। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से हुई और एक दरारी घाटी से होकर हुगली में मिल जाती है। और हुगली मैंने आपको बताया था कि गंगा की क्या है, वितरिका है, ठीक है। ये उधर चला गया एक पार्ट और ये हुगली आ गई और हुगली से आके दामोदर मिल रही है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ बराकर है। अब दामोदर की मुख्य सहायक नदियाँ बराकर है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहला रिवर वैली में दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना था। फिर शारदा नदी, जिसे सरयू, काली या चौक नदी भी कहते हैं, ये नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है और भारत नेपाल सीमा पर घाघरा में मिलती है। फिर महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है, पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है, ठीक। सोन नदी और अंतिम लेफ्ट रिवर है ये जो मिल रही है उससे, गंगा नदी से। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकली, पठार के किनारे झरने बनाती है और आरा पटना के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनको तो हम विशेष तौर पे और अच्छे से देखेंगे। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र सिस्टम में, ठीक है। बस इतना ही जल्दी जल्दी रैपिड हमको समझना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ से निकली हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसको तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो, ठीक है। क्या तो गजब गजब नाम है इसको, मतलब प्योरीफिकेशन करने वाली नदी, मतलब इसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब अपने आप होता रहता है, आरओ प्लांट लगा है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका जब ये यहाँ तक बह के आई नामचा बारवा तक, ठीक है, इसके बाद यहाँ आई तो इसको दिहांग दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जैसे ही ये असम में प्रवेश करी इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जैसे ही बांग्लादेश में गई जिसका नाम जमुना हो जाता है। मतलब बताओ, इतना तो किसी राज्य का नाम नहीं बदला होगा जितना इस नदी का नाम बदल गया। खैर हम देखते हैं, यहाँ से निकली, ठीक है, और यहाँ आकर के बंगाल खाड़ी में जाके गिर गई, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। अब देखिए, अब ये इधर बही, फिर इधर बही, अब इधर बही। अब आपको इधर तिब्बत पीएससी की तैयारी तो चल नहीं रही है, ठीक है, या फेडरेशन ऑफ चाइना पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी चल रही है, तो यहाँ की नदी हमको याद नहीं करना क्या मिलती। ये हम इंडिया में जैसी इंटर हुई, ठीक है। अब इसका मुंह इस ओर है, अब आप इस ओर मुँह करके खड़े रहेंगे तो आपका राइट हो जाएगा ये और आपका लेफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है, माफ कीजिएगा, ये वाला जो साइड है ये राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि रिवर क्या है इस साइड फ्लो हो रही है, और ये वाला लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हमें देखना है कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए ये दिबांग है, ठीक, ये दिबांग इसकी सहायक नदी हुई। इसके बाद देखिए कामनेंग इसकी सहायक नदी हुई जो यहाँ के जुड़ रही है। फिर अब देखिए ये सुबनसिरी इसकी सहायक नदी हुई राइट विंग से। फिर मानस, जो आपका मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, वो यहाँ पे आकर के दिख रही है आपको मिलती हुई, ठीक है। अब मानस जो है ये भूटान से आती, भूटान से मतलब होकर के आती है, तो मानस नेशनल पार्क भूटान में भी है और एमपी में भी कुछ है, आसाम में भी कुछ है। फिर उसके बाद रायडक, ठीक है, रायडक फिर नदी है। फिर जय धका या जल धका जो अगली नदी है। और फिर उसके बाद तीस्ता जो है, तो तीस्ता जो है जब बांग्लादेश में आ जाती है ब्रह्मपुत्र, तब तीस्ता उससे आकर के मिलती है। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की जगह जमुना में आकर मिलती है, ठीक है। मिल तो ब्रह्मपुत्र से रही है, पर कहने की टेक्निकलिटी की बात करें, टेक्निकल रूप से तो ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, पर वो उसमें आकर के मिलती है, जमुना में आकर के, ठीक है। तो तीस्ता नदी, ठीक है, जलधाका नदी, रायडक नदी, मानस नदी, एक रंजीत रिवर भी यहाँ मिलती है उससे आकर के, ठीक है। फिर कामनेंग रिवर, फिर सुबनसिरी रिवर, दिबांग रिवर, ठीक है। तो दिबांग को हम लेफ्ट में ऐड करेंगे, इसको राइट में ऐड मत करिए,
ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आप देखिए जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लोहित रिवर आपकी हो गई, ठीक है, लोहित के साथ साथ दिबांग भी हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद फिर धनसिरी हो गई, ये नागालैंड, सॉरी ये धनसिरी नागालैंड जा रही है, ये यहाँ पे धनसिरी तो चहल के पास, ठीक है। फिर यहाँ से बराक रिवर है, ठीक है, बराक रिवर आकर के जमुना में मिल रही है। तो ये आपको राइट बैंक्स की ज़्यादा ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा है। तो ये आपका मोटा माटी आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्मपुत्र से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है और कौन कौन सी नदी राइट से और लेफ्ट से आकर के मिलती है। तो राइट से आपको ज़्यादा अगर नहीं याद हो रही है तो आपको सिर्फ इतना करिए, लोहित रिवर तो याद ही रखिए, दिबांग रिवर तो याद ही रखिए, ठीक है, और आपकी बराक रिवर याद रखिए। फिर इसके बाद यहाँ से जो पद्मा आई, ठीक है, गंगा जो पद्मा हो गई, ब्रह्मपुत्र जहाँ जमुना हो गई, और यहाँ से मेघना नदी आकर के मिलती है, और फिर तीनों जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो ये बन जाता दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे मैंग्रोव्स, रॉयल बंगाल टाइगर सब मिलते हैं, ठीक है। तो एक नज़र मार लेते हैं ब्रह्मपुत्र जी की ओर। कलर चूज करने में बड़ी दिक्कत आती है। परिचय, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला में चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना था। अब ये ता साइलेंट है ना, जिसका अर्थ है शोधक, प्योरीफायर। नदी का मार्ग, तिब्बत में यह शुष्क समतल क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है। मतलब पहले ऐसे बही, ठीक है, यहाँ से निकली फिर इस ओर बही, फिर भारत में सदिया शहर के पश्चिम में सियांग या दिहांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर भाई सब यहाँ आई। बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी, ठीक है, कौन कौन सी हो गई, लोहित हो गई, सिकंग हो गई, बाएं मतलब ये लेफ्ट वाला, तो इधर से, ठीक है। इस बिंदु के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, देख रहे हैं ऐसे स्टाइल में बह रही। फिर बांग्लादेश में धुबरी के पास ये प्रवेश करती है और अपने दाहिने किनारे पर तीस्ता नदी से मिलती है। ये इसका अब दाहिना हो गया, राइट, ठीक है, क्योंकि इसका मुँह भी शोर हो गया, और जमुना बन जाती है। पद्मा मिल जाती है जो अंततः बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, ठीक। ये था कुल जमा ब्रह्मपुत्र प्रणाली। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, एक बार देख लीजिए। बाएं किनारे की, मतलब देखिए बड़ा समस्या है आपके लिए, बाएं दाएं भाई, ठीक है। ये इधर साइड इसका मुंह है ना, तो ये राइट बैंक हो गई, लेफ्ट बैंक हो गई। अब इधर साइड मुंह है तो राइट लेफ्ट यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब बाएं किनारे सहायक नदी है, मतलब ये वाली इधर साइड से जो जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में दिबांग नदी, फिर लोहित नदी उद्गम होता है इसका पूर्वी तिब्बत से, सियांग नदी, बुरही नदी और धनसिरी नदी नागालैंड में उत्पन्न होती है, ठीक। इसके बाद दाएं किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी जो इधर से आके मिलती हैं, तो सुबनसिरी, देखिए धनसिरी नीचे से आके मिलती है और सुबनसिरी ऊपर से, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, ठीक। तो और रंजीत रिवर भी है, इसको रंगीत भी बोलते हैं और कुछ जगह पर रंजीत भी बोलते हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल तो रंजीत हो जाएगा वो, ठीक। तो आप समझ गए हिमालय नदी तंत्र में 3 नदियां पढ़नी थी। अब प्रायद्वीपी नदी जल विकास प्रणाली, ठीक है। तो ओल्ड जल निकासी प्रणाली है पहली बात, तो ये पुरानी है। प्रायद्वीपी जल निकासी प्रणाली भूगर्भीय रूप से हिमालय जल निकासी प्रणाली से पुरानी, जो इसकी चौड़ी उथली घाटियों और परिपक्व नदी मार्गों से स्पष्ट है। जल विभाजन, पश्चिमी घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजन के रूप में कार्य करते हैं, समझिए ना। ये पश्चिमी घाट है, अब ये हाइटेड है, यहाँ माउंटेन है, तो ये इधर चला गया पूर्व, ये जो अरब सागर में, इधर वाला बंगाल खाड़ी में, तो ये जल विभाजक है ना, ये नहीं उठा होता तो यहाँ बंटवारा नहीं होता। अधिकांश प्रमुख नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल खाड़ी में बहती हैं, छोटी नदियाँ पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती हैं। फिर पश्चिम से पूर्व प्रवाह प्रभुत्व नर्मदा तापी को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, अभी हम देखेंगे। निश्चित मार्ग और गैर बारहमासी नदियाँ, ठीक है भाई, इनका अब निश्चित मार्ग क्यों, आप नर्मदा नदी में अगर कभी नहाए होंगे ना, तो जब बाहर निकल के आएंगे तो आपने पैर में इतनी चोट पाएंगे आप, क्योंकि पूरा नीचे क्या है, चट्टान ही चट्टान है, पत्थर ही पत्थर है। पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन का पठार है वो पूरा कुरेद दिया है इन्होंने, तो वो पूरे कटे फटे इस टाइप से है, मतलब वो पूरा जो इरोड हो चुका है वो, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है।
प्रायद्वीपीय नदियाँ आमतौर पर एक निश्चित मार्ग अनुसरण करती हैं, और ये कैसे हैं, ये पूरे लावा से निर्मित वाली जगह है, ठीक है। तो इनको जैसे इरोड होता गया तो ये एक नाली जैसा फिक्स बन गया, ठीक है। अब नाली जैसा फिक्स बन गया है ना, तो अब ये ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा, इतना ही बहता रहेगा। और 12 मासी है, नदी भी कम है, सॉरी पानी भी कम है, तो पानी भी कम है तो फिर उनका कोर्स फिक्स हो जाता है। तो ये निश्चित मार्ग अनुसरण करती है, मतलब आप देखिए ना, ऐसे देखिए जो गोदावरी नदी है ऐसे बह रही है। मैंने इसको मतलब ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी। और वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र देखिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब नदी है कि हिरण है। फिर घुमावदार प्रवृत्ति नहीं होती, गैर बारहमासी होती हैं, ठीक है, मतलब मौसमी वर्षा पर निर्भर नहीं करती। प्रमुख नदी प्रणालियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब शामिल है। हम आखिरी में अंतर देखेंगे, ठीक है, कि चारों में हिमालय नदी में और प्रायद्वीपीय में क्या अंतर है। अब देखिए प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आप सीधे नदी सिस्टम में आ जाइए। तो महानदी, ठीक है, तो मतलब जैसे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय वाले में तो महानदी, ठीक है, ये आपका रायपुर के सिहावा से निकले। फिर उसके बाद आप गोदावरी देखेंगे, फिर आप कृष्णा देखेंगे, कावेरी देखेंगे, फिर वैगई देखेंगे, पेन्नार वगैरह देख लेंगे, तो आपकी गोदावरी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है। इसकी लंबाई 850 के आसपास है किलोमीटर में। फिर एक ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों को कवर करती है, अपवाह के रूप में कवर है, ठीक है। मध्य प्रदेश अब रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ उल्टा तो बह नहीं रही है। फिर प्रमुख विशेषता क्या है, निचले हिस्से में नौवहन संभव है इसमें, ठीक है भाई। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्पत्ति महाराष्ट्र का नासिक जिला, लंबाई 1465 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये अपवाह क्षेत्र है इसका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गोदावरी। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। इसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा जी कैसे थे, महान थे ना। अच्छा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, ओम त्र्यंबकम, तो त्र्यंबकेश्वर आपका, अगर आप नासिक गए होंगे, ठीक है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वहाँ गए होंगे तो आपको गोदावरी नदी दिखेगी। फिर कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है। कृष्ण जी महान थे ना, महाबलेश्वर के पास से निकली, 1400 किलोमीटर लंबी है। जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब सहायक नदियाँ हैं इसकी। कोयना में ही वही भूकंप वाला सीन ज़्यादा आता है। तो देखिए गोदावरी के बाद सबसे बड़ी नदी साउथ की कौन सी है, कृष्णा है। फिर आते हैं अगला हम कावेरी नदी में। तो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, 800 मीटर लंबी है, पर विवाद बहुत कराई है 2-3 राज्यों में। फिर केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु जो इसका अपवाह क्षेत्र है। काबिनी, भवानी, अमरावती, देखिए जितने अमरावती, अर्कावती, जितने वती आएंगे सब कावेरी नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी के बारे में तो क्या ही बोले, 1312 किलोमीटर लंबाई है, अमरकंटक पठार का पश्चिमी किनारा मध्य प्रदेश से यहाँ से निकलती है। फिर इसका रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों, धुआंधार झरने के लिए प्रसिद्ध है। ये तमाम चीज़ें हैं नर्मदा नदी के बारे में। अब ताप्ती नदी के बारे में देख लीजिए। अब नदियाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकली, 724 किलोमीटर लंबी है। जल ग्रहण क्षेत्र 65,145, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सब कवर करती है। लूनी नदी राजस्थान में पुष्कर के पास से निकलती है, तेलवाड़ा तक पश्चिम की ओर बहती है, फिर दक्षिण पश्चिम में कच्छ के रण में चली जाती है। संपूर्ण नदी प्रणाली अल्पकालिक है, केवल मानसून के दौरान बहती है, इसकी विशेषता है। तो ये हो गई हमारी कुछ नदियाँ, ठीक है। अब इसमें कुछ अंतर है भाई साहब, ये आखिर में हम ले ही आए। पहला अंतर उत्पत्ति, अब आप इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आधार, फिर यहाँ पे हिमालय नदी, और यहाँ पे पेनिनसुलर नदी। तो आधार यहाँ पे लिखा आपने उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में लिखा आपने हिमालय की नदियाँ जो हैं ग्लेशियर, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से निकलती हैं, मतलब ग्लेशियर से निकलती हैं।
और प्रायद्वीपीय पठार और उच्च मध्य उच्च भूमि से निकलती है। कौन सी नदियाँ? जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से निकलती है। प्रवाह की प्रकृति, हिमालय नदियाँ 12मासी होती हैं भाई, वर्षा से मिल जाएगा, नहीं हुआ तो ग्लेशियर पिघलेगा तो मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ गैर 12मासी होती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं और गर्मी के दौरान सूख जाती हैं। कटाव और घाटियाँ, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो युवा और सक्रिय हैं, ठीक है ना, गहन कटाव का कारण बनती है। देखते ना, कोई यंग लड़का होगा, सीधे चल मतलब गाड़ी चलाएगा नहीं, ऐसे 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 गाड़ी चलाता है। एक वृद्ध को देखेंगे बेचारे को, वो एक किनारा पकड़ लेगा तो ये बस वो किनारा छोड़ेगा ही नहीं, उसी में चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं वो कमज़ोर होते हैं, उनको अनुभव मिल गया जीवन का। तो हिमालय नदियाँ युवा और सक्रिय हैं, गहन कटाव का कारण बनती हैं, वी आकार घाटियाँ बनाती हैं, झरने नहीं बनाती भाई साहब। प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, ठीक है, उथली घाटियों, कोमल ढलानों वाली परिपक्व और सीमित कटाव, ठीक। ये है मतलब चौड़ी हैं, उथली घाटियाँ हैं इनकी, और ये अपना मतलब सीमित, इनका कटाव भी सीमित है, ठीक है, और इनमें ज़्यादा बाढ़ भी नहीं आती है, बाढ़ कम ही आती है। इसके बाद आप और अंतर देखिए, जल निकासी पैटर्न, हिमालय नदियाँ कई सहायक नदियों के साथ वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न दिखाती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है रेडियल, आयताकार, इस टाइप से ही मतलब इनका वो रहता है, पैटर्न रहता है। जैसे जो उत्तर की नदियाँ होंगी, यहाँ से मिली, 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 ये पूरा एक वृक्ष जैसा बन जाता है पूरा। लेकिन अगर आप साउथ की देखेंगे तो ये है, ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, यहाँ मतलब आयताकार सिस्टम बन रहा है, ठीक है, ये अंतर है थोड़ा सा। फिर बाढ़, हिमालय नदियाँ बर्फ पिघलने, भारी मानसून वर्षा के कारण अक्सर बाढ़ की संभावना रहती है। वहीं प्रायद्वीपीय में तीव्र मानसून के दौरान को छोड़कर शायद ही कहीं बाढ़ आती हो। फिर तलछट भार, हिमालय नदियाँ उत्तरी मैदानों को समृद्ध करने वाली भारी मात्रा में गाद और तलछट ले जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ तलछट का कम भार ले जाती हैं, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है नीचे माल। फिर हिमालय नदियाँ लंबी और घुमावदार हैं, विस्तृत मैदानों के साथ बहती, से गंगा 2525। प्रायद्वीपीय नदियाँ, पाठ्यक्रम कोर्स को हिंदी में पाठ्यक्रम लिख दिया, छोटी हैं और सीधी हैं, जैसे गोदावरी 1465, ठीक है। और क्या अंतर है, डेल्टा और मुहाना, ठीक है। तो हिमालयी नदियाँ जो हैं बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर मुहाना बनाती हैं, गोदावरी और कृष्ण जैसी कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। मुहाना लिखने की जगह एस्चुअरी लिखिए आप इसको, एस्चुअरी बनाती हैं। पर गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये जो नदी हैं, ठीक है, ये डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ज़्यादातर एस्चुअरी ही बनाती हैं। तो हिमालय नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः एस्चुअरी बनाती हैं। प्रवाह की दिशा, हिमालय नदियाँ घुमावदार रास्ते में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ पठार की ढलान के कारण ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इनको तो छोड़ दो। नौवहन क्षमता, हिमालयी नदियाँ अपनी हल्की ढलान के कारण लंबी दूरी तक नौवहन योग्य हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको नेशनल वाटरवे 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इनमें ऐसा वो है, झरना बना है नेशनल वाटरवे 1, यहाँ बैठा है आदमी, फिर सीधे यहीं क्लाइमैक्स एंट्री। फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने चट्टानी इलाके और असमान प्रवाह के कारण कम नौवहन योग्य है। आप देखिए ना, ये जो बघेलखंड का पठार वाला एरिया है, देखिए इसमें कैसे वो जो इतने जो फॉल बने हुए हैं किस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो हमने तीनों नदियों के मतलब हमने क्या देखा, हमने जो नदी प्रणाली देखी, तो उसमें हमने हिमालयी नदियाँ देखा और आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ देखा। फिर इसको बांट दिया अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिमालय वाले को बांट दिया गंगा में, इंडस में, ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। फिर हमने इनका डिवीज़न भी करा दिया। इससे ज़्यादा और भी कुछ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, आप टेंशन न लें, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, जो अगला वीडियो हमारा किस चीज़ का है, अगला वीडियो हम झील का ले आएंगे या फिर मिट्टी का ले आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।